गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का नया साल बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से मन गया होगा। ठीक है, काफ़ी इन्जॉय कर लिए होंगे। तो अब इन्जॉय का समय हो गया है ख़त्म। अब जो समय है वो है पढ़ने का, क्योंकि मात्र एक महीना टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। तो इस एक महीना में आप लोग क्या पढ़िए, तो आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, पढ़ना नहीं, रिवीजन करना है। ठीक है, जितना पढ़ चुके हैं ठीक है, अब रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका मॉडल पेपर जो जैक द्वारा पब्लिश किया गया है 2023-24 मॉडल पेपर। ठीक है, क्लास 10th के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों का जो पहले था एक डाउट कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लेकर के, तो यहाँ पे एक बात एकदम क्लियर है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव की जो संख्या रहेगी वो टोटल है 22। ठीक है, टोटल 52 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है। तो और 30 सब्जेक्टिव, 22 ऑब्जेक्ट, 30 सब ऑब्जेक्टिव है और 22 सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप करके भाग मत जाइएगा। ठीक है, आप चाहे तो स्पीड करके वीडियो को देख सकते हैं, बस ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को याद करते जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का एग्जाम में पूरा चांस रहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और छोटा बात बता दूं कि आप जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को क्लास 10th क्लास 9th का सारा क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ ये सब मैं सब उपलब्ध करवाता हूँ। रही बात कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो क्या है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं अमित एडुकेटो सिटी। ठीक है, आप लोगों को जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वही है, तो उतना लोड मत लीजिएगा, अमित एडुकेटो सिटी ही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वहीं आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जाइए, बिना 1 रुपया खर्चा किए, और इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा एनर्जी के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, साइंस का पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है 0, ये याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और, अच्छा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। ठीक है, अब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसा दिखता है, अवतल दर्पण ऐसा धंसा हुआ रहता है ना, अवतल दर्पण ऐसा धंसा हुआ रहता है। तो कब ये पूछा गया है कि वस जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ पे होगा, तो वस्तु जो है आपका देखिए सी पर होगा। ठीक है, सी पर, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो सी पर अगर वस्तु रहेगा तो आपका ये जो है वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिएगा कि प्रकाश का सबसे तेज गति से चाल है वो है वायु में। ठीक है, वायु में प्रकाश तेज गति से चलता है। उसके बाद फोर्थ नंबर, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर लेंस का क्षमता -4 दिया गया है तो फोकस दूरी क्या होगी, तो उसका जो फोकस दूरी है वो होगा -0.25 मीटर। ठीक है, क्षमता -4 है और उसका फोकस दूरी आपका -0.25 हो जाएगा। मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइएगा, लेंस की जो क्षमता है उसकी एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक जो है वो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ नंबर, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो मानव नेत्र है उसका फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, उसके पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे आपका कारण है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के कारण जो है आपका फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। एकदम कुल मिला करके ये समझिए कि दूरदृष्टि दोष जो है उसका आपको बताना है एक और चीज़, तो जो इंग्लिश में एक्चुअली हम लोग कहते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं आपका, ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, पेरी साइबायोपिया। ठीक है, पेरी स्वाइबायोपिया का ये 6 का आंसर हो जाएगा। देखिए, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक हो गया, हाइपर मेट्रोपिया होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हाइपर मेट्रोपिया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो हाइपर मेट्रोपिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि इसमें सारा क्वेश्चन कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, यानी आप लोगों को डीप स्टडी करने का ज़रूरत है।
उसके बाद आ जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है ना। ओम कैसा? ऐसा लिखा रहता है, ओम। उसके बाद 8 नंबर, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, टंगस्टन। तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है बिजली के बल्ब में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक के साथ एक क्वेश्चन करवाते जाऊंगा। टंगस्टन के बाद एक होता है निकेल, है ना। निकेल नहीं, टंगस्टन। टंगस्टन हीटर, हीटर में कौन सा यूज़ किया जाता है? अभी मेरे दिमाग से भी उतर गया, अभी जस्ट मुझे याद था, नाइक्रोम, है ना। तो नाइक्रोम का जो तार होता है, एक नाइक्रोम होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है? तो हीटर में होता है ना। जो घर में जलाते हैं हीटर, तो हीटर में होता है नाइक्रोम का तार। और टंगस्टन वो होता है आपका बिजली के बल्ब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक के साथ एक क्वेश्चन आप लोगों को फ्री मिलेगा, यानी कि यहाँ 30 क्वेश्चन है, तो समझिए आपको 60 क्वेश्चन मिल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। चुंबक का जो क्षेत्र रेखा है वो कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, आपको पता होगा कि, एक सेकेंड, चुंबक जो होता है ना, ऐसे करके ले लीजिए चुंबक। तो चुंबक का दो ध्रुव होता है, एन एन एस, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ जो है आपका ये हो गया उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव के तरफ से ही आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के बाद 10 नंबर में। तो 10 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम परम स्रोत है? तो ऊर्जा का परम स्रोत क्या है आपका? तो ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, क्योंकि ये कभी नहीं खत्म होगा, अनलिमिटेड है, जब तक यूज़ करना चाहे करते रहो, इसीलिए इसको परम स्रोत माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो आपको दिख गया, अगर गौर कीजिएगा तो ये 10 क्वेश्चन जो पूरा का पूरा था वो था फिजिक्स का, है ना। यहाँ से हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गौर कीजिएगा, सब ध्यान से पढ़िएगा। रासायनिक समीकरण, यहाँ से फिजिक्स का केमिस्ट्री स्टार्ट है। तो रासायनिक समीकरणों हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? अच्छा, रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित करते हैं तो किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो वो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अगर आपको याद हो द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो क्या है, कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक बार आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, जहाँ तक हमको याद आ रहा है, आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा। ये था कि किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। दैट मीन्स ना तो किसी भी जो भी आपका तत्व है वो जब रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो उसमें ना तो किसी भी तत्व का द्रव्यमान बढ़ेगा न घटेगा, यानी न ह्रास होगा न उत्पत्ति होगा। यही था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम 99% श्योर हैं, 1% आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि हमको वही याद है। अब यहाँ पे एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर। 12 नंबर में बोलता है कि Fe+CuSO4 है, तो ये बन गया Cu+Fe+SO4। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है ये बताना है आपको। तो किस प्रकार का ये अभिक्रिया है, तो आप देखिए गौर कीजिए क्वेश्चन में। यहाँ Fe है फेरिक और यह CuSO4 कॉपर सल्फेट है। तो फेरिक जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है कॉपर के तुलना में। तो फेरिक यानी लोहा, आयरन, ये चला गया कॉपर के साथ, मतलब फेरिक का कॉपर से दोस्ती हो गया, तो ये FeSO4 बन गया और कॉपर को ये छोड़ दिया। ठीक है, बोला भाई तू निकल जा, तू अच्छा आदमी नहीं है, तू निकल जा, ये तू कमज़ोर है, तू ज़्यादा पावरफुल है। तो फेरिक मतलब यहाँ पे आयरन और सल्फेट मिक्स हो जाता है, रिएक्ट करता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो विस्थापन सिर्फ एक चीज़ का हुआ है, इसीलिए एक सिर्फ ये विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन थर्ड ऑप्शन। एक होता है आपका द्विविस्थापन, जिसमें दो दो रहेंगे और दोनों एक दूसरे से चेंज कर जाएंगे। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा संयोजन वियोजन भी पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में अगर बता दें। संयोजन क्या था, तो संयोजन का मतलब होता है योग, संयोग करना, मिलना, ऐसे भी आप समझ लीजिए। जैसे Ca+O2 है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया संयोजन। एक आपका अभिक्रिया क्या है, तो वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो वियोजन में क्या होगा, बस वो टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल H2O है, पानी है, तो पानी टूटेगा किसमें, 2H2O ठीक रहेगा, 2H2+O2 में, इस तरह से। तो ये वियोजन है, अलग होना। ठीक है, तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, और क्या है, एक और था रेडॉक्स। ये सब अभिक्रिया आप लोग थोड़ा सा सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा कि ये सब अभिक्रिया का एक एक एग्जाम्पल, इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, पहचानना रहेगा। नेक्स्ट है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? कौन सा पदार्थ में H+ आयन मिलेगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जठर रस।
जठर रस, इसका ज़रा हम इंग्लिश देख लें, गैस्ट्रिक जूस, है ना। जठर रस जो होता है, अरे भाई क्यों हिल रहा है, हाँ ए ऑप्शन जठर रस इसका सही आंसर है। ठीक है, तो H प्लस आयन का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, जहाँ H प्लस आयन है दैट मीन्स वो है अम्ल। ठीक है, तो ये जठर रस जो है वो आपका अम्ल है। वही आपको OH माइनस मिले तो वो क्या होता है, क्षार। ये तो झार हो गया, है ना, क्षारक। तो ये याद रखिए, H प्लस अम्ल, H माइनस तो OH माइनस आपका क्षारक। तो जठर रस भी आपका अम्ल है, नींबू का रस भी आपका अम्ल है, और शुद्ध जल को छोड़ दिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम तो वो आपका ये है, क्या बोलते हैं उसको, क्षारक, है ना। तो जठर रस सबसे है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसी को कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन। पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान दिया हुआ है ऐसे करके, उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है। तो भाई सीधा सा बात है, पीएच स्केल वाला बात आपको तो याद होगा, 7 से कम गए, 7 से इधर गए यानी 1 2 3 ऐसे करके, तो इधर वाला हो जाता है अम्ल, और 7 से ऊपर गए तो इधर हो जाता है क्षार, है ना। ये हमें क्षार का झार क्यों हो जा रहा है, तो क्षारक। तो ये देखिएगा, तो ए बी सी डी पीएच मान देखिए, 5 जिसका है, 5 किसका है, ए का है, तो ए का 5 है तो यही आपका क्षार है। तो 14 नंबर में फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, आपका ए का ए। आज ये हिल रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, फर्स्ट का ए। ठीक है, उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन था ये, 50 नंबर। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक में किया जाता है। अग्निशमक का मतलब होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर जानते हैं, वो लाल रंग का इतना बड़ा आपको दिखता होगा, है ना, हैंडल यहाँ लगा होता है, पाइप निकला रहता है आग बुझाने के लिए जो काम में आता है। तो उसके अंदर हाँ सॉरी, इसके अंदर किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये आपका एक तरह का क्षार है जिसका उपयोग अग्निशमक में किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड आपका ये हो जाएगा Al2O3। ठीक है, Al2O3 बी नंबर ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, दिए गए तत्वों में के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उत्कृष्ट गैस, अच्छा भाई उत्कृष्ट गैस क्या होता है, तो आप सीधा सीधा ये समझिए, वो गैस जो आपका, जिसका पूरा मतलब क्या बोलेंगे ना, कच्छ भरा हुआ है। जैसे चलिए आपको हम थोड़ा सा संयोजकता का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। जैसे फर्स्ट कच्छ जो होता है किसी भी तत्व का, तो फर्स्ट में 2 परमाणु होते हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु बोल रहे हैं हम। उसके बाद सेकंड में 8 परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से करते करते बढ़ते जाता है। आप लोग अगर पढ़े होंगे KLMN 4 कक्ष होते हैं, पहला में 2 होता है, फिर 8 होता है, इसी तरह से फिर आगे बढ़ते चला जाता है। तो आप देखिए 2 और 8, 2 और 8 मतलब 10, और 10 कौन है, तो 10 है नियॉन, है ना, नियॉन ही है। आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, हम तो श्योर हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी क्योंकि बहुत दिन से हम ये देख नहीं रहे हैं। तो नियॉन, तो ये देखिए थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही है, 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये उत्कृष्ट गैस के श्रेणी में आता है। जिसका जिसका देखिए आपका पूरा तरह से कच्छ भरा हुआ होगा, 2 8 8 2 10 8 18 नंबर में जो आएगा वो भी आपका है। तो आप लोग कम से कम 1 से 30 तक जो भी परमाणु है उसको याद रखिएगा। तत्व है, परमाणु बोल रहे हैं, तत्व, है ना। फर्स्ट नंबर में हाइड्रोजन है, सेकंड में हीलियम है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, तरह से पूरा याद रखिएगा सबका। 18 नंबर क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। 18 में है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आपका वो ये हो जाएगा C2H2। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है 80 नंबर क्वेश्चन का। हाँ ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन, HCHO, है ना, HCHO में कौन क्या बोलेंगे, प्रक्रियात्मक समूह है ना, फंक्शनल ग्रुप आपको बताना है HCHO में। ये अगर आप इसको देखिएगा तो कैसे बन जाएगा, H बॉन्ड CHO जो है आपका, तो ये कौन सा समूह का है, तो ये जो समूह है वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, तो 9 और ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। और मैं आपको यहाँ एक दो चीज़ और बता दूँ, अल्कोहल का क्या होता है, C2H5OH, है ना। तो जहाँ ये रहेगा वो अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा, एल्डिहाइड हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, C OOH जहाँ रहेगा वो कार्बोक्सिलिक मतलब अम्ल वाला है। ठीक है, 19 के बाद आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दिए गए तत्व में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी। लिथियम के बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका होता है पोटेशियम का। ठीक है, तो 20 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 में आ जाते हैं। 21 में बोला अच्छा 20 नंबर तक यहाँ तक देख लिए, ये क्या था आपका, केमिस्ट्री था।
ठीक है, केमिस्ट्री। अब आपका आने वाला है 21 से बायो। अब बायो का क्वेश्चन है, तो एक चीज़ क्लियर हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से 10-10 क्वेश्चन रहने वाला है ऑब्जेक्टिव में। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में, तो अमीबा में आपका पोषण होता है, ये कहाँ चला गया, हाँ, डी ऑप्शन, प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 22 में आ जाइए। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट लिख दिया, पायरुवेट होगा, का विखंडन कहाँ होता है? तो पायरुवेट का विखंडन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस, बिजली घर, है ना, इसीलिए। अब 23 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो उपापचय का नियमन जो है हमारा थायरॉक्सिन करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कहाँ से निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये भी याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड। उसके बाद 24, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो देखिए, क्रिया तो दो होता है, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से करना, अनैच्छिक जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। अब इच्छा से क्या नहीं करते? जैसे कि आपका हाथ जैसे जलता है वैसे हाथ हटा देते हैं, कुछ आँख में पड़ने वाला होता है तुरंत आँख बंद हो जाता है, ऐसा बहुत सारा क्रिया है। तो ये कहाँ से नियंत्रण किया जाता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है मेडुला से। ठीक है, मेडुला याद रखिएगा। 24 के बाद 25 देखिए। दिया गया चित्र जो है किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका किस प्रकार का ये जो है जनन आप देख पा रहे हैं है। अब सबसे पहले हमको एक कमेंट कीजिएगा, ये जो फिगर आप देख रहे हैं वो किस चीज़ का फिगर है? ठीक है, आपके बुक में है, एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा है, तो किस चीज़ का फिगर है ये आप मुझे कमेंट कीजिए। बाकी ये जो है पुनरुद्भवन है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन होता है अंडवाहिकी में, वाहिका, अंडवाहिका में। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? ठीक है, किसी जीव में जो कोई गुण आता है वो किसके द्वारा आएगा या प्रभावित होता है? तो देखिए, माता और पिता दोनों का डीएनए से होता है। ठीक है, अब आपको डीएनए तो पता ही है, डीएनए डाइऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है इसका। तो ये माता और पिता दोनों से के डीएनए के से आता है। ठीक है, तभी ना बच्चों के अंदर कुछ गुण माँ का है तो कुछ गुण पिता का है, रूप रंग को लेकर के, हाइट को लेकर के, सोच को लेकर के, बहुत सारा चीज़ है। कुछ स्वभाव को लेकर के अगर हम देखें, उसका सोचना, विचार करना, व्यवहार करना, बहुत सारा चीज़ वो डीएनए से ही आता है। 27, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रकार से ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, तो नाभिकीय यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न कराते हैं जहाँ पे, है ना, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से मतलब ऊर्जा बनता है, एनर्जी बनता है, तो वो होता है आपका नाभिकीय विखंडन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब है आपका 29 नंबर। तो 29 में देखिए, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाला सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है, 1%। और हमको याद आ रहा है, सौर ऊर्जा, ये क्वेश्चन आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बीपीएससी बिहार का जो है टीचर का, टीआरई में अभी जो एग्ज़ाम हुआ, टीआरई 1 जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था। 1 या 2 में थोड़ा सा हम कंफ्यूज, बट हुआ था 1 में ही हमको लग रहा है जहाँ तक हम पढ़े थे। ठीक है, तो ये सब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम में आया था। अब लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? किसका प्रयोग आप कीजिए? अब जैसे एग्जांपल में मतलब ऑप्शन देखते हैं, थर्माकोल के डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का, कागज़ के डिस्पोजल कप का। आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे जो पर्यावरण के लिए अधिक लाभदायक होगा? तो अगर आप ये देखिए, लॉजिक भी आप लगा सकते हैं, थर्माकोल तो आप जानते हैं डिस्पोज होता नहीं है, आप उसको यूज कीजिएगा, फेंक दीजिएगा, वो इसी तरह रखा रहेगा, ख़राब नहीं होगा, मिट्टी को ख़राब करेगा। प्लास्टिक तो जान रहे नुकसानदेह है ही। मिट्टी का डिस्पोजल कप तो आप समझ रहे हैं, वो कुल्हड़ भी बनता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा ना, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, और महंगा ही हो जाएगा मेनली। और डी ऑप्शन देखिए तो ज़्यादा परफेक्ट है, कागज़ के डिस्पोजल कप का, है ना। हालांकि हम मानते हैं ये बात कि कागज़ बनाने के लिए भी तो पेड़ कटेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं कागज़ ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो थर्ड में डी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आगे देखिए तो 31 से आपका आ जाता है
ये लॉन्ग टाइप है, शॉर्ट टाइप है, यानी सब्जेक्टिव टाइप पूरा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन का भी आंसर मैं आप लोगों को करवा दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, पहले हम लोग सब्जेक्ट ये मतलब ऑब्जेक्टिव वाला कर लेते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे। तो बस ध्यान में रखिएगा, ये आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो ये आप फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो करके ही जाएं, अगर आप लोग बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।